बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली स्टेप्स हैं, एक प्रोसेस है कि आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर रिलायबल बना लें। इसका मतलब है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है, जब डेटाबेस में डुप्लीकेशन होती है, रिडंडेंसी होती है डाटा में, तो आपका डेटाबेस जो है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। इन प्रॉब्लम्स को एनॉमलीज कहा जाता है। तो द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ टू रिमूव एनॉमलीज फ्रॉम द डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर में से प्रॉब्लम को रिमूव करना, अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को रिमूव करना, एनॉमलीज को रिमूव करना जो कि डाटा की डुप्लीकेशन की वजह से पाई जाती हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में हम जो हैं वो अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, अपने टेबल्स को रिलायबल फॉर्म में ले आते हैं। और नॉर्मलाइजेशन जो है ये स्टेप्स हैं, आप स्टेप वाइज इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है स्टेप वाइज, इसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजारा जाता है ताकि आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है उसमें से डुप्लीकेशंस ख़त्म कर दी जाएं और डेटाबेस को रिलायबल बनाया जा सके, डेटाबेस को सिंपल और इजी टू यूज़ किया जा सके। तो डेटाबेस में जो नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। उसके बाद भी हम 3.5 नॉर्मल फॉर्म, बाइकोड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की भी बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट 3 नॉर्मल फॉर्म्स की बात करेंगे कि हमें एक टेबल दिया गया है जो कि अननॉर्मलाइज्ड टेबल है, उसको हम नॉर्मल करते हुए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएंगे, मज़ीद नॉर्मल करते हुए, मज़ीद उसके स्ट्रक्चर को बेहतर करते हुए उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएंगे और उसके स्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर करते हुए उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ले जाएंगे। हर नॉर्मल फॉर्म का एक रूल है, आपने अपने टेबल पे वो रूल अप्लाई करना होता है ताकि आपका टेबल अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, फिर फर्स्ट से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चला जाए और सेकंड से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चला जाए। इसको मजीद आगे 3.5 नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, इवन सिक्स नॉर्मल फॉर्म भी आ गई या सिक्स नॉर्मल फॉर्म तक लेके जाया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम अपने टेबल को, अननॉर्मलाइज्ड टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जो है वो नॉर्मल करेंगे, उसको जो है रिलायबल बनाएंगे थर्ड लेवल तक। आपको बता चुका हूँ कि आपके टेबल में डाटा डुप्लीकेशन की वजह से जो प्रॉब्लम पाई जाती हैं उनको एनॉमलीज कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में एक एग्जांपल दी गई है, एक टेबल दिया गया है और इस टेबल को अज्यूम किया जा रहा है कि ये एक अननॉर्मलाइज टेबल है। इस टेबल में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव है, स्टूडेंट के नेम है, स्टूडेंट की एज है, सब्जेक्ट का आईडी है, सब्जेक्ट के नेम है, सब्जेक्ट का क्रेडिट आ रहा है, स्टूडेंट के सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, टीचर की इन्फॉर्मेशन है, टीचर्स के नेम है। तो बेसिकली ये एक टेबल दिया गया और कहा गया है कि आपको बताया गया है कि ये एक अननॉर्मलाइज टेबल है, इसमें स्टूडेंट की, टीचर्स की और सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन सेव है। तो इसको हम अपने तरीके से नॉर्मलाइज करने की बजाय हम नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का स्टेप फॉलो करेंगे ताकि इस टेबल को बेहतर किया जा सके और फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड इस तरह कंटिन्यू करते हुए हम इस टेबल के स्ट्रक्चर को नॉर्मलाइज कर लेंगे। ऐसा कर लेंगे कि डाटा डुप्लीकेशन ना रहे और डाटा जो है वो सेपरेट सेपरेट ईजी और सिंपल वे में जो है वो मैनेज किया जा सके, जैसा कि एक अच्छी सेंट्रलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड डाटाबेस में होना चाहिए। अच्छा, इस टेबल में प्रॉब्लम क्या है? इस टेबल में प्रॉब्लम जो है वो बता रहा है कि अनॉमलीज में जब अगर आपके टेबल में डुप्लीकेशन होगी, अनॉमलीज होंगी, तो उसकी वजह से तीन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। जब आप लोग नया डाटा इंसर्ट करने लगेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी, जब आप लोग डाटाबेस से डाटा डिलीट करने लगेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी, जब आप डाटाबेस में से डाटा को मॉडिफाई कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, तब भी प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? पहले ये देखें कि इस एग्जाम्पल में क्या डाटा डुप्लीकेट हुआ है। यस, इंग्लिश सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नंबर 2 इंग्लिश, और एक और जगह लिखा हुआ है सब्जेक्ट नंबर 2 इंग्लिश, और लिखा हुआ है सब्जेक्ट नंबर 2 को टीचर नंबर 2 मिस आदला पढ़ाती हैं, और इसी तरह से इंग्लिश सब्जेक्ट नंबर 2 को मिस आदला पढ़ाती हैं। तो मिस आदला की इंफॉर्मेशन दो दफ़ा लिखी हुई है, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन भी दो दफ़ा लिखी हुई है। अच्छा, डेफिनेटली इस डेटाबेस में डुप्लीकेशन हुई हुई है, इंग्लिश का सब्जेक्ट दो दफ़ा लिखा गया है, मिस आदला टीचर इंफॉर्मेशन दो दफ़ा है। और फर्ज करें हम इस टेबल में एक नया रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश करते हैं, हम लोग इस टेबल में एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, एक तीसरा स्टूडेंट ऐड करते हैं, लेट्स से स्टूडेंट नंबर 3 जिसका नाम है उमैर, जिसकी एज है 33। इस स्टूडेंट को ऐड करने जा रहे हैं हम लोग।
लेकिन हम इस स्टूडेंट को उस वक्त तक ऐड नहीं कर सकते जब तक कि हम यहाँ पे ये नहीं मेंशन कर देते कि ये स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा। लेट से मैं कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट नंबर 5 पढ़ेगा, स्टूडेंट उमैर डेटाबेस का सब्जेक्ट पढ़ेगा जो कि 4 क्रेडिट आवर का है। और इस स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं वो भी एंटर करना पड़ेंगे। हमने सिर्फ एक स्टूडेंट ऐड करना था, लेकिन पहले उसका सब्जेक्ट ऐड करना पड़ रहा है, फिर उसके मार्क्स ऐड करने पड़ रहे हैं। लेट से मैं 33 मार्क्स ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट के। और फिर इस स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ा, उस टीचर की इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ेगी। लेट से टीचर नंबर 5 में ऐड कर देता हूँ जीशान के नाम से। तो इसका मतलब है कि ये इस डेटाबेस के टेबल में ये एक अच्छा टेबल नहीं बना हुआ, ये नॉर्मलाइज टेबल नहीं बना हुआ, क्योंकि आपको एक नया स्टूडेंट ऐड करने के लिए आपको उसके मार्क्स भी ऐड करने पड़ रहे हैं, उसका वो उसने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट भी ऐड करना पड़ रहा है, उस सब्जेक्ट को किस टीचर ने पढ़ाना है या पढ़ाया है वो सब्जेक्ट भी ऐड करना पड़ रहा है। एक स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट पे और टीचर पे डिपेंडेंट हो गया है। एक नया स्टूडेंट ऐड करने के लिए आपको उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी। इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से सर ज़ीशान का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, टीचर नंबर 5 की इन्फॉर्मेशन डिलीट करना चाहता हूँ। तो टीचर नंबर 5 की इन्फॉर्मेशन डिलीट करने के लिए मुझे ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना होगा। तो पूरा रिकॉर्ड जब मैं डिलीट करूँगा तो वो डेफिनेटली एक स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट नंबर 3 है उमैर, उसका रिकॉर्ड भी साथ डिलीट हो जाएगा। बल्कि सर ज़ीशान के डिलीट होने से एक सब्जेक्ट जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है डेटाबेस के नाम से, सब्जेक्ट नंबर 5 डेटाबेस के नाम से, जो कि 4 क्रेडिट आवर का है, ये इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। और उमैर के डेटाबेस के सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए वो इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। तो ना सिर्फ डाटा नया स्टूडेंट का डाटा ऐड करने में इशू है, बल्कि अगर किसी इन्फॉर्मेशन को हमने रिमूव करना है तो तब भी हमें इशू है। और फ़र्ज़ करें हम लोग जो है वो इंग्लिश के क्रेडिट आवर को चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट 2 क्रेडिट आवर की बजाय 3 क्रेडिट आवर का है। तो जहाँ जहाँ पे जो सा स्टूडेंट इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, अभी तो हमने सिर्फ 3 स्टूडेंट्स दिखाए हैं, अली, हिना और उमैर, लेकिन जो स्टूडेंट सब इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा वहाँ पे हमें इंग्लिश के सब्जेक्ट के स्पेलिंग भी चेंज करने पड़ सकते हैं। उसके क्रेडिट आवर को अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो हर जगह पे क्रेडिट आवर को बदलना पड़ेगा। अगर हज़ारों स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हज़ारों स्टूडेंट्स के आगे इंग्लिश के सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर को चेंज करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट को कोई और टीचर पढ़ा रहा है, कोई और टीचर पढ़ा रही है, तो हमें वो हर स्टूडेंट के आगे उस टीचर की इन्फॉर्मेशन बार बार लिखनी पड़ेगी। अभी हमने 3 स्टूडेंट्स को मेंशन करने के लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट को 2 दफ़ा लिख लिया है। तो हज़ारों स्टूडेंट्स को जब मेंशन करना होगा डेटाबेस में तो इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन बार बार लिखनी पड़ेगी। सीवियर डाटा डुप्लीकेशन होगी। और अगर इंग्लिश के क्रेडिट आर 2 से 3 क्रेडिट आर करने हो तो वो जहाँ जहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट की डिटेल लिखी हुई है वहाँ वहाँ पे जाके आपको इंग्लिश के जो है वो क्रेडिट आर को चेंज करना होगा। तो ये एक अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जिसमें टीचर्स की इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें सीवियर अनॉमलीज पाई जाती हैं। अनॉमलीज पाई जाती हैं डाटा डुप्लीकेशन की वजह से। अगर आपने कोई नया डाटा इंसर्ट करना हो तब भी प्रॉब्लम है, अगर आपने कोई डाटा डिलीट करना है तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आपने डाटा को चेंज करना है तो कहाँ मल्टीपल जगहों पे जाके डाटा को चेंज करना होगा। अगर आपने डाटा को डिलीट करना है तो उससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जो है किसी और एंटिटी के बारे में, अगर टीचर को डिलीट करना है तो हो सकता है स्टूडेंट एंटिटी का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाए, किसी एक उमेर स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही डेटाबेस से डिलीट करना पड़े। अगर आपने किसी नए स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट करना है तो हो सकता है कि आपको उस स्टूडेंट के अलावा कुछ दूसरी एंटिटीज़ के बारे में यानी उसके सब्जेक्ट के बारे में और उसके टीचर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप डाटा इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। तो डाटा डुप्लीकेशन की वजह से अननॉर्मलाइज टेबल में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। इंसर्ट करने की प्रॉब्लम, डिलीट करने की प्रॉब्लम, डाटा को मॉडिफाई करने की प्रॉब्लम, डाटा को मॉडिफाई करने की अनॉमली एग्जिस्ट करती हैं। इसका सलूशन ये है कि डेटाबेस को नॉर्मलाइज्ड किया जाए। तो सबसे पहला स्टेप डेटाबेस को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज़ किया जाएगा। हम इस टेबल को कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। A relation is in first normal form। डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में रिलेशन को हम टेबल को रिलेशनशिप बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि एक टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा इफ इट डजंट कंटेन अ रिपीटिंग ग्रुप, अगर टेबल में रिपीटिंग ग्रुप ना पाए जाएं। तो पहला काम यह है कि आपको इस टेबल के अंदर से रिपीटिंग ग्रुप खत्म करने हैं। रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है? अ रिपीटिंग ग्रुप इज अ सेट ऑफ वन और मोर डाटा आइटम्स दैट में अकर अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम इन अ सेल। अगर आप डेटाबेस के टेबल के अंदर एक सेल में बार बार वैल्यूज आ रही हो, 2-3 वैल्यूज आ रही हो, तो वो रिपीटिंग ग्रुप है। अगर एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू है तो ठीक है, उमेर का नाम एक सेल में एक ही वैल्यू है,
एक सेल में एक ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे देखें एक सेल के अंदर दो वैल्यूज हैं, और यहाँ पे देखें एक सेल के अंदर अली स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो इसलिए अली के सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट हैं। अली ने उन तीनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए? एक में 78 मार्क्स लिए, एक में 56 मार्क्स लिए, एक में 42 मार्क्स लिए। अली किन किन टीचर से ये 3 सब्जेक्ट पढ़ता रहा है? सर नवीद से, मिस आदला से, सर मुगल से। तो देखें एक एक सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, जिसको हम रिपीटिंग ग्रुप कहते हैं। A repeating group is a set of one or more data items that may occur a variable number of times in a cell. अगर एक सेल के अंदर more than one values exist करती होंगी तो हम उसे कहते हैं कि वो रिपीटिंग ग्रुप है। हमें इन रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करना होगा, और रूल ये है कि हर सेल में सिर्फ एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। हर सेल में एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, और वो नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे नल वैल्यू होने के चांस हैं, वैल्यू नहीं मिलती, तो वहाँ पे वैल्यू को आपको जो है कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इस टेबल में यहाँ पे आपको अलग-अलग सेल बनाने चाहिए, और यहाँ पे भी लिखना चाहिए अली। यहाँ उस अली के बाद नीचे भी लिखना चाहिए कि नेम स्टूडेंट का अली है। स्टूडेंट की एज मेंशन करनी चाहिए कि स्टूडेंट की एज 42 है। हाँ जी, इसकी एज 42 है, और ये स्टूडेंट नंबर 1 है, GF स्टूडेंट नंबर 1 है। इस तरह से, और यहाँ पे लाइंस ड्रा करके हर एक को दूसरे सेल से अलग कर देना चाहिए ताकि डाटा मेंटेन हो सके। मैं इसको अनडू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपने रिपीटिंग ग्रुप खत्म करने होते हैं, हर सेल में एक वैल्यू हो, और वैल्यू भी नॉट नल हो, यानी कि उसको एब्सेंट नहीं रखना वैल्यू को। अगर आप सेल बनाएंगे तो सेल में कोई ना कोई वैल्यू जरूर लिखनी है आप लोगों ने। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद ये टेबल किस तरह का हो जाएगा, इस टेबल को गौर से नोट करें तो, और देखें कि हमने इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद कैसा कर लिया है। तो स्टूडेंट नंबर 1 3 दफ़ा लिखा, वो 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, उसका नाम अली है, वो 42 ईयर्स का है, और वो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ता है। इतने इतने क्राइटर के सब्जेक्ट हैं, उसके इन 3 सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स आए। वो उसने ये 3 सब्जेक्ट इन 3 टीचर से पढ़े हैं। इसी तरह से स्टूडेंट नंबर 2 की इंफॉर्मेशन भी हमें ऐड करनी होगी प्रॉपरली। और स्टूडेंट नंबर, हर एक सेल में अब आप नोट करें कि सिर्फ एक वैल्यू है, और आप ये भी नोट करें कि जहाँ पे वैल्यूज नहीं थी, जिन सेल्स में वैल्यू नहीं थी, वहाँ पे हमने कोई ना कोई वैल्यू जो है वो ऐड कर दी है। यानी स्टूडेंट नंबर 1 को 1 और 1 दोबारा लिख दिया है, और सब्जेक्ट को भी हमने यहाँ उसके नाम को भी जो है वो रिपीट कर दिया है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो है वो बेशक हमें इस वक्त और डाटा डुप्लीकेशन नज़र आ रही है, लेकिन हमने रूल के मुताबिक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल फॉलो कर लिया है। हम ये कह सकते हैं कि हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव कर लिया है। अब हमारा टेबल, जो कि पहले अननॉर्मलाइज टेबल था, अब वो जो है एक नॉर्मल फॉर्म में आ गया। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि डाटा डुप्लीकेशन और बढ़ा दी गई है, और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है, और डाटा डुप्लीकेशन कर दी गई है। लेकिन ये डाटा को, आपके डाटाबेस के स्ट्रक्चर को ठीक करने का पहला स्टेप था। आगे जाके हम इसको जो है हम मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे। आल्दो इस वक्त डाटा डुप्लीकेशन और ज़्यादा बढ़ गई है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपकी जो है वो अपडेट अनॉमली, एडिशन अनॉमली और डिलीशन अनॉमली जो है, डाटा डिलीट करने वाली प्रॉब्लम, डाटा ऐड करने वाली प्रॉब्लम और डाटा अपडेट करने वाली प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर हो जाती है, क्योंकि डाटा डुप्लीकेशन और ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अचीव करने के बाद अब हम अपने इस टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ लेकर जाएंगे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या रिक्वेस्ट करता है आप लोगों से? सेकंड नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या है? अ टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो आपका एक टेबल फर्स्ट नॉर्मल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा? अ रिलेशन आर अ टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म का रूल ये है कि एक तो आपका टेबल, इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक तो आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, और आपके सारे एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के अलावा जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होने चाहिए। तो पहला काम ये है कि आप अपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कैसे अचीव करेंगे? आपको अपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाले टेबल में प्राइमरी की ढूंढनी होगी, और देखना होगा कि उसके अलावा जितने भी कॉलम्स हैं क्या वो प्राइमरी की पे डिपेंड करते हैं कि नहीं डिपेंड करते। तो इस टेबल में आप लोगों को कॉलम ढूंढना होगा जो कि प्राइमरी की बन सकता है, और प्राइमरी की वो वाला कॉलम बनेगा जिस कॉलम में डुप्लीकेशन ना हो। वो वाला कॉलम प्राइमरी की बनेगा जिस कॉलम में डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट आईडी में स्टूडेंट का आईडी रिपीट हो रहा है, इसमें डुप्लीकेशन है। सब्जेक्ट आईडी में सब्जेक्ट का आईडी भी रिपीट हो रहा है। स्टूडेंट नंबर 1 भी सब्जेक्ट नंबर 2 पढ़ रहा है, स्टूडेंट नंबर 2 भी सब्जेक्ट नंबर 2 पढ़ रहा है। अगर रिपीट ना भी हो रहा होता तो क्वेश्चन ये था कि क्या स्टूडेंट नंबर 1 जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है,
क्या कोई और स्टूडेंट वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता? डेफिनेटली कोई और स्टूडेंट भी वो सब्जेक्ट पढ़ सकता है। इसका मतलब है सब्जेक्ट तो रिपीट होंगे। अभी तो हमने थोड़ा सा डाटा शो किया टेबल में, अगर हज़ारों स्टूडेंट्स हों तो सब्जेक्ट भी रिपीट होगा। वैसे इस एग्जांपल में भी सब्जेक्ट रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जेक्ट नंबर 2 अली भी पढ़ रहा है और सब्जेक्ट नंबर 2 हिना भी पढ़ रही है। अगर ना भी यहाँ पे शो होता तो हमारा डिसीजन फिर भी ये था कि अगर जो सब्जेक्ट स्टूडेंट नंबर 1 जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई और स्टूडेंट भी वो सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अच्छा, टीचर में आ जाएं। अगर टीचर नंबर 1 सर नवीद जो है वो किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो क्या सर नवीद दोबारा किसी और स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएंगे? डेफिनेटली पढ़ा सकते हैं। अगर मिस आदला किसी एक स्टूडेंट को अली को पढ़ा रही हैं, तो क्या मिस आदला किसी और स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकती? डेफिनेटली हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होंगी। तो इसका मतलब है कि टीचर आईडी को प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता, ना ही सब्जेक्ट आईडी को प्राइमरी की बनाया जा सकता है, ना ही स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सब रिपीट हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं। टेबल में भी डुप्लीकेशन नज़र आ रही है। अगर ना नज़र आ रही होती फिर भी हमने इंडिपेंडेंट डिसीजन करना था कि क्या जब इस टेबल में हज़ारों रिकॉर्ड होते, क्या तब भी इस डुप्लीकेशन नहीं होनी थी? तो डेफिनेटली इन 6 रिकॉर्ड्स के अंदर भी हमें डुप्लीकेशन नज़र आ गई है तीनों कॉलम्स में। अब दूसरा तरीका ये है कि हम आप दो कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बना लें। नॉर्मली हम आईडी वाले कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं। तो किन दो कॉलम को मिला के प्राइमरी की बना लें? सब्जेक्ट नंबर 1 जब लिखा हुआ आएगा तो साथ टीचर नंबर 001 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट नंबर 2 लिखा हुआ आएगा तो साथ जो है वो टीचर नंबर 2 लिखा हुआ आएगा। क्या जब एक दफ़ा सब्जेक्ट नंबर 2 आएगा तो साथ टीचर नंबर 2 होगा, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन दोबारा नहीं आ सकती? यानी कोई और स्टूडेंट सब्जेक्ट नंबर 2 नहीं पढ़ा हो सकता इसी टीचर नंबर 2 से? है ऐसा। यानी कि इसका मतलब है कि अगर सब्जेक्ट और टीचर को आप सिलेक्ट कर लें, सब्जेक्ट आईडी को कहें कि ये, और साथ टीचर आईडी मिलके प्राइमरी की बनेंगे। यानी जब यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा, तो किसी और टेबल में ऐसा नहीं होगा। यानी कोई भी स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट नंबर 1 सर नवीद से नहीं पढ़ रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मिस आदला के केस में देखें। स्टूडेंट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर अली सब्जेक्ट नंबर 2 पढ़ रहा है इंग्लिश का। किस टीचर से? टीचर नंबर 2 आदला से। इसी तरह से हिना भी सब्जेक्ट नंबर 2 पढ़ रही है टीचर नंबर 2 से, मिस आदला से। इसका मतलब है इन दो कॉलम्स को अगर आप मिला के भी प्राइमरी की बनाए तो तब भी डुप्लीकेशन है। अच्छा, पहले दो कॉलम को मिला के देखते हैं कि क्या पहले दो कॉलम को मिला के डुप्लीकेशन होती है, या पहले और तीसरे कॉलम को पहले मिला लें। पहले हम नेगेटिव केस देख लेते हैं सारे। स्टूडेंट नंबर 1 टीचर नंबर 2 से पढ़ रहा है। क्या कोई और स्टूडेंट नंबर 1 जो है, अच्छा ये यूनिकनेस हो गई है। स्टूडेंट नंबर 1 दोबारा आ सकता है, लेकिन वो किसी और टीचर से पढ़ रहा होगा। स्टूडेंट नंबर 1 फिर आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, लेकिन वो तब किसी और टीचर से पढ़ रहा होगा। अगर टीचर नंबर 2 दोबारा आ गया तो डेफिनेटली किसी और स्टूडेंट की बात हो रही होगी। तो ये कम्बिनेशन यूनिक बन रही है। यहाँ पे 1 आ गया है और यहाँ पे भी 1 आया है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा 1 आया है, लेकिन अब यहाँ पे 2 आया है। और इस कॉलम में दोबारा 1 आया है, लेकिन इस कॉलम में दोबारा 1 या 2 नहीं आएगा। अब कोई और नया टीचर ही आएगा, नया सब्जेक्ट आएगा। क्या एक स्टूडेंट एक टीचर से दोबारा नहीं पढ़ सकता? कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो अगर हम इस डेटाबेस को हज़ारों रिकॉर्ड में फैलाएं तो तब भी ये काम नहीं हो सकता। यानी कि अगर स्टूडेंट नंबर 1 ने टीचर नंबर 1 से पढ़ा है, टीचर नंबर 2 से पढ़ा है, टीचर नंबर 3 से पढ़ा है, तो क्या स्टूडेंट नंबर 1 कोई और सब्जेक्ट टीचर नंबर 1 से या टीचर नंबर 2 से या टीचर नंबर 3 से क्या नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट नंबर 1 आगे जाके फ्यूचर में भी हो सकता है कि इस टेबल में कोई रिकॉर्ड आए कि टीचर नंबर 2 से या टीचर नंबर 1 से या टीचर नंबर 3 से दोबारा पढ़ रहा है। तो ये पहला और तीसरा कॉलम भी मिलके आपस में प्राइमरी की नहीं बन सकते। अब हम पहले दो कॉलम की बात करते हैं। स्टूडेंट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 1 में पढ़ रहा है और उसने 78 मार्क्स लिए हैं। क्या स्टूडेंट नंबर 1 की दोबारा बात नहीं होगी? होगी। स्टूडेंट नंबर 1 की तो दोबारा बात होगी, लेकिन उसकी अब इस सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट में बात आएगी कि जैसा कि वो सब्जेक्ट नंबर 2 पढ़ रहा है और उसमें उसने 56 मार्क्स लिए हैं। क्या स्टूडेंट नंबर 1 की दोबारा बात नहीं होगी? हो सकती है, लेकिन किसी और सब्जेक्ट के बारे में होगी। तो 1 1 1 2 1 3 ये यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। क्या सब्जेक्ट नंबर 1 दोबारा नहीं आ सकता? आ सकता है, सब्जेक्ट नंबर 1 दोबारा आ सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट नंबर 1 के लिए नहीं आएगा, किसी और स्टूडेंट के लिए आएगा। फॉर एग्जांपल, क्या सब्जेक्ट नंबर 2 कोई और नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है। सब्जेक्ट नंबर 2 जब स्टूडेंट नंबर 1 पढ़ रहा था तो उसने 56 मार्क्स लिए।
क्या सब्जेक्ट नंबर 2 दोबारा नहीं आ सकता? आ गया। सब्जेक्ट नंबर 2 दोबारा आएगा, लेकिन वो किसी और स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि हिना के सब्जेक्ट नंबर 2 इंग्लिश में 87 मार्क्स थे। तो हमेशा ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट रहेंगे। स्टूडेंट नंबर 1 के सब्जेक्ट नंबर 1 में इतने मार्क्स हैं, स्टूडेंट नंबर 1 के सब्जेक्ट नंबर 2 में इतने मार्क्स हैं। सब्जेक्ट नंबर 2 दोबारा भी आएगा, लेकिन सब्जेक्ट नंबर 2 फिर शायद किसी और स्टूडेंट के मार्क्स बताने आए। स्टूडेंट नंबर 2 भी डेटाबेस में दोबारा ज़रूर आएगा, लेकिन किसी और सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने आएगा कि इस सब स्टूडेंट के, यानी इस स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट अब दोबारा नहीं पढ़ना जिसमें उसने एक दफ़ा मार्क्स ले लिए हैं। तो हमने अपने इस टेबल में प्राइमरी की तो नहीं मिली हमें, लेकिन हमने इन दो कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी मिलके प्राइमरी की बनेगी। यानी 1 और 1 11 दोबारा नहीं आएगा, 12 आ सकता है, 13 आ सकता है। 2 के साथ दोबारा 1 नहीं आएगा, 2 के साथ दोबारा 2 आ सकता है। ये देखें, 22, 35, 24, 13, 12, 11, ये मिलके यूनिक कॉम्बिनेशन बनते हैं। स्टूडेंट नंबर 1 के इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, स्टूडेंट नंबर 1 के सब्जेक्ट नंबर 2 में इतने मार्क्स, सब्जेक्ट नंबर 2 दोबारा आएगा लेकिन किसी और स्टूडेंट के मार्क्स बताने के लिए। तो ये हमेशा यूनिक रहेंगे कॉम्बिनेशंस। तो इन दो कॉलम्स को मिला के हम प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक कॉलम प्राइमरी की नहीं मिला। रूल क्या है सेकंड नॉर्मल फॉर्म का, देखने चलते हैं दोबारा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का रूल ये है कि आपको आपके सारे नॉन की कॉलम, यानी प्राइमरी की के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उनको पूरे का पूरा डिपेंडेंट होना चाहिए पूरी प्राइमरी की पे, यानी फुल प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आपका प्राइमरी की एक कॉलम वाला हुआ तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो वैसे ही खत्म हो जाती है, हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे जाना होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को छोड़ना होगा। लेकिन अगर आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में प्राइमरी की जो है वो दो कॉलम से या दो से ज़्यादा कॉलम से मिलकर बनाई गई, तो फिर हमने ये चेक करना है कि क्या हर कॉलम प्राइमरी की पे फुल डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो रूल ये है कि एक तो आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, एंड इफ ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। अगर आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की पे पूरा डिपेंड नहीं करते, तो उन कॉलम्स को आपको अपने टेबल से निकालना होगा, क्योंकि हम इसे कहेंगे कि ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी मिली है। आपका कॉलम जो है वो आपकी प्राइमरी की पे पार्शियली डिपेंड करता है। तो हमने असल में फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी अचीव करनी है, हर कॉलम को पूरा पूरा प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा कॉलम है जो कि प्राइमरी की पे पूरा डिपेंड नहीं करता, आधी हिस्से पे डिपेंड करता है, पार्शियली डिपेंड करता है, तो उस कॉलम को इस टेबल से हम निकाल देंगे। तो प्राइमरी की वाले कॉलम कौन से हैं? उसके अलावा बाकी सारे नॉन की कॉलम हैं। तो ये की कॉलम्स हैं, प्राइमरी की वाले दो कॉलम्स हैं, इसके अलावा बाकी नॉन की कॉलम्स हैं। नेम, स्टूडेंट का नेम किस पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट का नेम किस पे डिपेंड करता है? यानी कि अगर आपको स्टूडेंट का आईडी पता हो तो क्या आप स्टूडेंट का नेम बता सकते हैं? जी बता सकते हैं। अच्छा, अगर आपको सब्जेक्ट का आईडी पता हो तो क्या आप स्टूडेंट का नाम बता सकते हैं? नहीं, सब्जेक्ट और स्टूडेंट का नाम का कोई लिंक नहीं है। मैं कहूँ कि सब्जेक्ट नंबर 4, तो आप कहेंगे डेफिनेटली इसको जो है वो हीना पढ़ती होगी और कोई नहीं पढ़ता। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्टूडेंट नंबर 3, तो आप जरूर कह देंगे स्टूडेंट नंबर 3 डेफिनेटली उमैर होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि नेम वाला कॉलम जो है वो डिपेंडेंट है सिर्फ स्टूडेंट के आईडी पे। अगर आपको स्टूडेंट का आईडी पता हो तो आप डेफिनेटली उसका नेम जज कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट का आईडी पता हो तो आप डेफिनेटली उसका नाम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टूडेंट का नाम पता है या सिर्फ सब्जेक्ट का आईडी पता है, तो आप स्टूडेंट का नाम नहीं बता सकते। लेट्स से आप कहते हैं कि मैं बात करता हूँ हिना स्टूडेंट की, तो आप कहेंगे डेफिनेटली ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रही होगी। ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ना पढ़ रहा हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट का नाम एक्चुअली में जो है वो स्टूडेंट के आईडी पे डिपेंडेंट है। अगर आपको स्टूडेंट का आईडी पता हो तो स्टूडेंट का नाम आप फौरन जज कर लेंगे। लेकिन सब्जेक्ट के आईडी पे नाम का कोई लिंक नहीं है, स्टूडेंट के नेम का सब्जेक्ट के आईडी से कोई लिंक नहीं है। तो नेम वाला एक ऐसा कॉलम मिल गया हमें जो कि आपकी प्राइमरी की पे पूरा पूरा डिपेंड नहीं कर रहा। स्टूडेंट की एज किस पे डिपेंड करती है? क्या प्राइमरी की के दोनों कॉलम्स पे डिपेंड करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट की एज भी सिर्फ स्टूडेंट के आईडी से लिंक्ड है। और सब्जेक्ट का नेम जो है वो उसका स्टूडेंट से कोई काम नहीं। सब्जेक्ट का नेम एक्चुअली में सब्जेक्ट के आईडी पे डिपेंडेंट है। ये सिर्फ सब्जेक्ट
के टेबल सब्जेक्ट वाले आधी प्राइमरी की पे डिपेंड करता है, पार्शियल डिपेंडेंट है। और सब्जेक्ट के क्रेडिट आर भी सिर्फ सब्जेक्ट के प्राइमरी की के आधे हिस्से यानी सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड करते हैं। ये पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि प्राइमरी की के पार्शियल हिस्से पे, आधे हिस्से पे डिपेंड करते हैं। इसलिए क्रेडिट आर भी इस टेबल से बाहर जाएगा क्योंकि ये पार्शियल डिपेंडेंट है। हमें ऐसे कॉलम चाहिए, ऐसे कॉलम का इस टेबल में रहने का हक बनता है जो सिर्फ पूरे के पूरे यानी प्राइमरी की के दोनों हिस्सों पे डिपेंड करते हो। अब आ रहे हैं सब्जेक्ट के मार्क्स। मैंने बोला 78 मार्क्स हैं, तो 78 मार्क्स किसके हैं? मैं बोलूंगा 78 मार्क्स अली के हैं। आप कहेंगे कि 78 मार्क्स अली के हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट में है? तो मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट नंबर 1 में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। इसका मतलब है कि मार्क्स वाला कॉलम एक ऐसा कॉलम है जो तब तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं बोलूंगा 77 मार्क्स आए हैं। आप लोग पूछेंगे किसके? मैं कहूंगा उमर के, या मैं कहूंगा उमैर के। आप कहेंगे सर किस सब्जेक्ट में आए हैं? तो इसका मतलब है मार्क्स हम उस वक्त तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक कि हम ये ना बता दें कि मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं और किस सब्जेक्ट में है। मैं कहता हूँ 99 मार्क्स आए हैं, हिना के आए हैं। आपने कहा कि सर 99 हिना के मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं? यानी मार्क्स का एक्चुअली में ना सिर्फ स्टूडेंट से बल्कि सब्जेक्ट से भी लिंक होता है। जब तक आप एक स्टूडेंट का नाम नहीं लेते और एक सब्जेक्ट का नहीं बताते तब तक क्लियर नहीं हो सकता कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स की बात हो रही है। तो मार्क्स वाला एक वाहद अभी तक ऐसा कॉलम मिला है जो कि आपकी प्राइमरी की के एक हिस्से पे नहीं बल्कि दोनों हिस्सों पे फुली डिपेंडेंट है। तो ये अभी तक हमें पहला ऐसा कॉलम मिला है जो कि मार्क्स वाला कॉलम है, जो कि एक्चुअली में प्राइमरी की पे जो है वो डिपेंडेंट है। टीचर आईडी, टीचर के आईडी का एक्चुअली में ना तो स्टूडेंट से कोई लिंक है, ना तो यहाँ कहा जा सकता है कि सब्जेक्ट से लिंक है कि ये टीचर इस सब्जेक्ट का है। तो टीचर का स्टूडेंट से ऐसा कोई लिंक नहीं कि हम कहेंगे टीचर नंबर 1 तो आप कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टीचर है। टीचर नंबर 1 सर नवीद जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टीचर हैं, मान लिया। और आप कहेंगे कि सर अगर टीचर नंबर 1 की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये स्टूडेंट नंबर 9 को तो जरूर पढ़ाते होंगे। तो टीचर का स्टूडेंट से ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता, टीचर का सब्जेक्ट होते हैं कि ये टीचर इस सब्जेक्ट के हैं। हाँ, उस सब्जेक्ट को जो स्टूडेंट पढ़ता होगा उसका सब्जेक्ट से रिलेशनशिप हो सकता है। तो स्टूडेंट का बेसिकली सब्जेक्ट से रिलेशनशिप होता है और टीचर का भी सब्जेक्ट से रिलेशनशिप होता है, जबकि टीचर का ऐसा डायरेक्टली स्टूडेंट से रिलेशनशिप नहीं होता। टीचर्स कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं और स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, इस सेंस में इनका आपस में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि टीचर वाला कॉलम जो है वो अगर डिपेंडेंट है तो वो एक्चुअली में सिर्फ सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है कि ये इस सब्जेक्ट के टीचर है। हाँ, वो सब्जेक्ट आगे से कौन सा स्टूडेंट पढ़ता है वो सब्जेक्ट का स्टूडेंट से लिंक हो सकता है, लेकिन टीचर का एक्चुअली में सब्जेक्ट से लिंक है। और टीचर का नाम भी जो है वो अगर किसी पे डिपेंड करता है तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट से कोई लिंक नहीं है। तो इस डेटाबेस में हमें कॉलम्स मिले हैं, एक ही ऐसा कॉलम मिला है जिसका हक बनता है कि वो इस टेबल में रह जाए। बाकी जो कॉलम स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की एज वाले कॉलम किस पे डिपेंड करते थे? स्टूडेंट की नेम और स्टूडेंट के एज वाले कॉलम्स को जो कि डिपेंड करते थे स्टूडेंट के आईडी पे, वो एक अलहदा टेबल में जाएंगे। और सब्जेक्ट आईडी पे कौन कौन डिपेंड करता था? सब्जेक्ट आईडी पे कौन कौन डिपेंड करता था? तो सब्जेक्ट के क्रेडिट आर और सब्जेक्ट का नेम भी सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड करता था। इसी तरह से टीचर का आईडी और टीचर का नाम भी जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता था। तो अब होगा क्या कि असल प्राइमरी की वाला कॉलम, ये दो प्राइमरी कीज और इस पे डिपेंड करने वाले मार्क्स, ये तीन कॉलम्स इस टेबल में रह जाएंगे। ये तीन कॉलम्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये इस टेबल में रह जाएंगे, क्योंकि मार्क्स वाला वाद एक ऐसा कॉलम है जो प्राइमरी की पे पूरा डिपेंडेंट है। जबकि ये दो कॉलम, नेम वाला और एज वाला कॉलम, अलहदा होके सब्जेक्ट स्टूडेंट वाले टेबल में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट वाला कॉलम एक अलहदा टेबल में भी जाएगा, और क्योंकि स्टूडेंट वाला कॉलम प्राइमरी की का हिस्सा है इस टेबल में भी मार्क्स वाले कॉलम के साथ बच जाएगा। तो स्टूडेंट वाला कॉलम सब्जेक्ट के साथ इस टेबल में भी बच जाएगा
और स्टूडेंट वाले कॉलम की एक कॉपी स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज के साथ अलहदा हो जाएगी। इसी तरह से सब्जेक्ट वाला टेबल का एक कॉलम, क्योंकि सब्जेक्ट प्राइमरी की का हिस्सा है, तो सब्जेक्ट वाले टेबल का भी, सब्जेक्ट वाला टेबल भी टेबल में कॉलम भी यहाँ पे रहेगा मार्क्स के साथ। लेकिन सब्जेक्ट वाला कॉलम, क्योंकि इस पे ये सब्जेक्ट का नेम, क्रेडिट आर, टीचर का आईडी और टीचर का नाम डिपेंड करते थे, तो सब्जेक्ट का आईडी जो है ये एक सेपरेट टेबल में भी जाएगा, 1 2 3 4 कॉलम्स के साथ। तो हम इस टेबल को डिवाइड करते हैं, तो असल टेबल में क्या रह जाएगा? असल टेबल में आपके जो फुली डिपेंडेंट कॉलम है, प्राइमरी की पे फुली डिपेंडेंट कॉलम है मार्क्स वाला, ये इस टेबल में रह जाएंगे। जबकि ब्लू कॉलम्स का एक अलग टेबल भी बनेगा और इस तरह से ब्राउन कॉलम्स का भी एक अलग टेबल बनेगा। तो देखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या सिचुएशन होती है। वो आपको बता रहा है कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी पे जो फुली डिपेंडेंट है वो बस मार्क्स हैं। तो असल टेबल में कौन से कॉलम रह गए? असल टेबल में बस ये 3 कॉलम्स रह गए, जो कि प्राइमरी की थी, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी और मार्क्स असल टेबल में रह गए। जबकि ब्राउन टेबल के कॉलम यानी कि सब्जेक्ट आईडी पे कौन कौन डिपेंड करता था? सब्जेक्ट का नेम, सब्जेक्ट की क्रेडिट आर, टीचर और टीचर के आईडी जो है, टीचर के नेम जो है, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करते थे, इसलिए ये सब्जेक्ट आईडी के साथ जो है वो सेपरेट हो गए हैं। सब्जेक्ट आईडी असल टेबल में भी रहा क्योंकि वो एक प्राइमरी की का हिस्सा था, लेकिन जो 4 कॉलम सब्जेक्ट के टेबल पे सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड करते थे, वो चारों कॉलम सब्जेक्ट की आईडी को अलग करके भी एक सेपरेट टेबल में ले गए हैं। इस तरह से प्राइमरी की के दूसरे हिस्से में कौन सी चीज़ें डिपेंडेंट थी? प्राइमरी की के दूसरे हिस्से में स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट की एज डिपेंडेंट थी, और वो कॉलम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इसका सिंपल रूल ये है कि अगर आपकी प्राइमरी की 2 कॉलम से मिलकर बनी हुई है, आपकी प्राइमरी की अगर 2 कॉलम से मिलकर बनी हुई है, तो रूल ये है कि एक टेबल बनेगा जो कि पूरी प्राइमरी की के दोनों कॉलम पे डिपेंडेंट होगा, और फिर एक टेबल बनेगा जो कि प्राइमरी की के पहले हिस्से पे डिपेंडेंट होगा, और फिर एक तीसरा टेबल बनेगा जो प्राइमरी की के दूसरे हिस्से पे डिपेंडेंट होगा। क्योंकि आपकी प्राइमरी की के 2 हिस्से हैं, तो जो कॉलम्स इस हिस्से पे डिपेंड करेंगे वो अलग टेबल में चले जाएंगे इस कॉलम के साथ, और जो कॉलम्स इस प्राइमरी की के दूसरे पोर्शन पे डिपेंड करेंगे वो प्राइमरी की के दूसरे पोर्शन के साथ एक अलग टेबल में चले जाएंगे। लेकिन ये दोनों मिलके एक इस टेबल की प्राइमरी की बन रहे थे, तो ये दोनों कॉलम अपने इस टेबल में भी रहेंगे उस कॉलम के साथ जो कॉलम पूरा पूरा इस प्राइमरी की पे डिपेंड करता है। तो ये हो गई आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। अ टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड इफ ऑल इट्स नॉन की एट्रीब्यूट्स, प्राइमरी की के अलावा जितने भी कॉलम हैं, दे मस्ट बी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन होल प्राइमरी की। इनका हक बनता है कि सारे कॉलम प्राइमरी की पे पूरे पूरे डिपेंडेंट हो। इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट, अगर एक प्राइमरी की के अलावा कोई और कॉलम आपकी प्राइमरी की पे पूरा पूरा डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके एक पोर्शन पे डिपेंड करता है, आधे हिस्से पे प्राइमरी की के डिपेंड करता है, तो हम उसको फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं कहेंगे बल्कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहेंगे। और हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर से टेबल में से पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है, ताकि हम टेबल में सिर्फ वो कॉलम रहने दें जो पूरा पूरा प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हों, जो फुल फंक्शनल डिपेंडेंट हों। जो आधे हिस्से पे डिपेंड करेंगे वो उस आधे हिस्से के साथ बाहर निकल जाएंगे, और जो दूसरे आधे हिस्से पे डिपेंड करते होंगे वो कॉलम दूसरे प्राइमरी की के आधे हिस्से को लेके बाहर निकल जाएंगे। जबकि उस टेबल में प्राइमरी की के साथ बस वही कॉलम रह जाएगा जो कि प्राइमरी की पे फुल फंक्शनल डिपेंडेंट होगा, और आपने बेसिकली पार्शियल डिपेंडेंसी वाले कॉलम्स को जो आधी प्राइमरी की पे डिपेंड करते हैं उनको आपने अपने डाटाबेस से रिमूव कर दिया, अपने टेबल से रिमूव कर दिया है। इसको सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये 2 कॉलम्स हैं जो प्राइमरी की बने हैं, और प्राइमरी की पे सिर्फ ये वाहद एक ऐसा कॉलम है मार्क्स वाला कॉलम जो कि डिपेंड करता है। अगर कोई और कॉलम भी प्राइमरी की पे डिपेंड करता हो तो हम उन 2 3 कॉलम्स के नाम भी यहाँ पे लिख देंगे कि ये 2 3 कॉलम है जो कि पूरे पूरे डिपेंडेंट है, फुली फंक्शन डिपेंडेंट है प्राइमरी की पे। अब आपकी डेटाबेस में 3 टेबल्स बन गए हैं, यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपकी डेटाबेस 3 पोर्शन में डिवाइड हो चुकी है। एक स्टूडेंट का टेबल, एक सब्जेक्ट का टेबल, और एक स्टूडेंट और सब्जेक्ट के कितने मार्क्स थे वो वाला टेबल बन गया। अच्छा, अब आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में 3 टेबल्स आप लोगों के सामने आ गए हैं। अब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ चलते हैं। अब हमारे डेटाबेस में एक
की बजाय 3 टेबल्स हैं। इन 3 टेबल्स में हमने स्टूडेंट का नाम अली 3 दफ़ा नहीं लिखा स्टूडेंट के टेबल में, बल्कि अली स्टूडेंट नंबर 1 को 1 दफ़ा लिखा, हिना को भी 1 दफ़ा लिखा, उमैर ऑलरेडी 1 दफ़ा था। इस तरह सब्जेक्ट में भी अगर कोई सब्जेक्ट 2-2 3-3 दफ़ा था, जिस तरह मिस आदला का सब्जेक्ट इंग्लिश 2 दफ़ा था, लेकिन सब्जेक्ट के टेबल में उसको 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली डाटा रेपिटेशन कम हो गई है, काफ़ी हद तक कम हो गई है, बल्कि कोई डाटा रेपिटेशन नज़र नहीं आ रही बज़ाहिर। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म, अ टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। एक तो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने चाहिए, कर दिए हम लोगों ने। एंड इफ नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, इफ नो नॉन की एट्रीब्यूट, के सारे प्राइमरी की के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ये नई बात आ गई है कि प्राइमरी की के अलावा जो बाकी कॉलम्स हैं उनको प्राइमरी की पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी आसपास वाले कॉलम पे डिपेंडेंट है तो उस पर नजर रखनी है। इसको आसपास वाले अगर किसी कॉलम की प्राइमरी की पे डिपेंडेंसी के अलावा किसी और पे भी हल्की फुल्की डिपेंडेंसी हुई तो हम उसे कहेंगे ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑकर व्हेन अ नॉन की एट्रीब्यूट, जबकि कोई कॉलम डिपेंड कर रहा हो किसी और कॉलम पे, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी की। अगर आपके टेबल का एक कॉलम प्राइमरी की के अलावा किसी और सादा कॉलम पे, किसी और प्राइमरी की के अलावा वाले कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ये प्राइमरी की पे डिपेंड करने की बजाय किसी और पे डिपेंड करना शुरू हो गया है। ये वाले कॉलम्स ढूंढते हैं हम लोग अपने ऊपर वाली डेटाबेस में, और उसने कहा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को आपको अपने टेबल से निकालना होगा, रिमूव करना होगा। तो सबसे इन 3 टेबल में देखते हैं कि पहले टेबल में प्राइमरी की कौन बन सकता है। तो पहले टेबल में स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम प्राइमरी की बन सकता है। और क्या स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम प्राइमरी की है तो बाकी जो दोनों नॉन की कॉलम है जो प्राइमरी की नहीं है, क्या ये दोनों नॉन की कॉलम प्राइमरी की पे डिपेंड करते हैं? तो स्टूडेंट का नाम डिपेंड करता है स्टूडेंट के आईडी पे। अगर आपको स्टूडेंट का नाम पता हो, आईडी पता हो, तो आप उसके नाम तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट की एज भी पता करवाई जा सकती है अगर स्टूडेंट का आईडी पता हो। स्टूडेंट नंबर 3 आपको पता है कि स्टूडेंट का आईडी 3 है, तो फिर आप उसकी डेटाबेस में से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किस स्टूडेंट की बात हो रही है। तो डेफिनेटली पहले टेबल में नेम वाला कॉलम भी और स्टूडेंट का एज वाला कॉलम भी डिपेंड करते हैं सिर्फ प्राइमरी की पे। अगर आपको स्टूडेंट का आईडी पता है तो उसकी नेम और एज तक पहुंचा जा सकता है, उसकी नेम और एज जो है वो निकाली जा सकती है। अगर आपको स्टूडेंट का आईडी पता है तो उसकी नेम और एज की इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो हमारे दोनों नान की कॉलम जो हैं हमारी प्राइमरी की पे यानी स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंसी नजर नहीं आई हमें। इस तरह अपने तीसरे टेबल में चलते हैं, आखिरी वाले टेबल पे, जिसमें हमने प्राइमरी की इन 2 कॉलम्स को बनाया था, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी इसकी प्राइमरी की है। और हमें पता है कि हमें मार्क्स वाला एक ही कॉलम बचा है जो कि प्राइमरी की नहीं है, नॉन की कॉलम है। और ये इकलौता मार्क्स वाला कॉलम हमें पता है कि इन दोनों पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि मार्क्स वाले कॉलम के पास चांस ही कोई नहीं है कि वो किसी तीसरे कॉलम पे डिपेंड कर सके, क्योंकि इस टेबल में तो है ही प्राइमरी की के अलावा इकलौता कॉलम। तो प्राइमरी की के अलावा एक कॉलम है तो वो डेफिनेटली प्राइमरी की पे ही डिपेंड करता होगा। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो ये है कि आपका मार्क्स वाला कॉलम जो है वो प्राइमरी की के अलावा किसी और पे डिपेंड करता हो, तो यहाँ पे तो कोई और कॉलम है ही नहीं प्राइमरी की के अलावा। तो ये टेबल भी जो है वो ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं इस सेंटर वाले टेबल की। सब्जेक्ट आईडी इसकी प्राइमरी की हो सकती है। सब्जेक्ट आईडी में देखें यूनिक नंबर चलने हैं, ये प्राइमरी की बनेगी। सब्जेक्ट का नेम किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट का नेम सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट के क्रेडिट आर भी कोई शक नहीं है कि सब्जेक्ट की आईडी पे डिपेंड करते हैं। सब्जेक्ट का नेम और सब्जेक्ट के क्रेडिट आर 100% सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड करते हैं। और टीचर की इंफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है? टीचर की आईडी भी आप सब्जेक्ट पे डिपेंड कर सकती है। टीचर की अगर आपको पता है कि टीचर नंबर 2 है तो आप कह सकते हैं कि टीचर नंबर 2 जो है ये नॉर्मली इंग्लिश का टीचर है। टीचर नंबर 1 आप लोग कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टीचर है। टीचर नंबर 5 सर जिशान आप लोग कह सकते हैं ये डेटाबेस के टीचर है। तो पहले 2 कॉलम पे तो कोई शक नहीं है कि ये प्राइमरी की पे डिपेंड करते हैं। टीचर आईडी का भी प्राइमरी की से लिंक लग रहा है, शायद वीक लिंक है लेकिन लिंक एस्टेब्लिश्ड है कुछ हद तक।
इसके बाद आखिरी एक और कॉलम बच गया है, टीचर का नेम। टीचर का नाम किस पे डिपेंड करता है? टीचर का नाम भी टीचर के आईडी की तरह सब्जेक्ट पे ही डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो टीचर का नाम हल्का फुल्का सब्जेक्ट के आईडी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टीचर का नाम बेसिकली टीचर के आईडी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि टीचर का नाम एक ऐसा कॉलम है जो कि प्राइमरी की पे डिपेंड करने की बजाय, प्राइमरी की पे ज़्यादा डिपेंड करने की बजाय ज़्यादा टीचर के आईडी पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर आपको टीचर का आईडी पता हो तो आप टीचर का नाम फ़ौरन से बता सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट पता हो तो टीचर का नाम शायद ना पता चले, या इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले ज़्यादा टीचर भी हो सकते हैं। तो टीचर का नाम टीचर के आईडी से फ़ौरन निकाला जा सकता है। तो मेरे मुताबिक टीचर का नाम एक ऐसा कॉलम है जो कि प्राइमरी की पे डिपेंड करने की बजाय टीचर के आईडी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये एक ऐसा कॉलम है जो कि प्राइमरी की पे डिपेंड करने की बजाय किसी और सादा यानी कि नॉन की कॉलम पे डिपेंड करता है। की वाले कॉलम पे डिपेंड करने की बजाय नॉन की कॉलम पे डिपेंड करता है आपका ये वाला कॉलम। अच्छा, ये वाला कॉलम टीचर का नेम वाला कॉलम टीचर आईडी पे डिपेंड कर रहा है, और हमने डिसाइड किया था, हमने बात की थी कि टीचर का आईडी बेसिकली सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड करता है कुछ हद तक। तो हम कह सकते हैं कि टीचर का नाम जो है वो टीचर के आईडी से होते हुए सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट तो है, लेकिन टीचर का नाम वाला कॉलम जो है वो एक्चुअली में डिपेंडेंट है टीचर आईडी पे, और टीचर का आईडी आगे से जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टीचर के नाम वाला कॉलम इनडायरेक्टली डिपेंड तो कर रहा है प्राइमरी की पे, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टीचर के आईडी पे। तो जो कॉलम एक ऐसा कॉलम जो कि डायरेक्टली किसी और कॉलम पे और फिर वो आगे से इनडायरेक्टली प्राइमरी की पे डिपेंडेंट हो, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी। यानी ये वाला कॉलम प्राइमरी की पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, और इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहा जाता है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की डेफिनेशन थी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑकर व्हेन अ नॉन की कॉलम डिपेंड्स ऑन अनदर नॉन की कॉलम इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी की। कि जबकि आपका एक कॉलम स्टूडेंट टीचर के नेम वाला कॉलम किसी और कॉलम पे यानी स्टूडेंट के आईडी पे टीचर के आईडी पे डिपेंडेंट हो, हालांकि उसका डिपेंडेंसी बनती है सब्जेक्ट के आईडी पे। तो अगर आपका एक कॉलम प्राइमरी की के अलावा किसी दूसरे कॉलम पे डिपेंडेंट हो रहा है तो हम इसे कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी है, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। यहाँ पे दिखाया गया उसने सिंबॉलिकली कि सब्जेक्ट आईडी का पता हो तो टीचर का आईडी निकल आएगा, लेकिन अगर टीचर का आईडी पता हो तो टीचर का नाम जो है वो क्लियर हो जाता है। तो टीचर का नाम जो है वो असल में टीचर के आईडी पे डिपेंडेंट है। हाँ, और टीचर का आईडी आगे से जाके प्राइमरी की पे डिपेंड है। तो टीचर का नाम एक्चुअली में तो फिर प्राइमरी की पे यानी कि सब्जेक्ट आईडी पे तो इनडायरेक्टली ट्रांजिटिव डिपेंडेंस है। तो हम कह सकते हैं सो टीचर नेम इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। टीचर का नाम जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंस है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है आपके सब्जेक्ट आईडी पे। तो हल क्या है? इसका हल ये है कि पहला और तीसरा टेबल तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस टेबल, क्योंकि ये वाला टेबल प्राइमरी की पे असल पे डिपेंड नहीं करता, असल में ये इस पे डिपेंड करता है, तो ये टीचर का नेम वाला कॉलम इस टेबल से निकल जाएगा और जिस पे डिपेंड करता था उस कॉलम के साथ निकल जाएगा। तो एक टेबल अलग बनेगा जिसमें दो कॉलम होंगे, टीचर का नाम और टीचर का आईडी। जबकि इस टेबल में कौन से कॉलम रह जाएंगे? सब्जेक्ट का नेम, सब्जेक्ट के क्रेडिट आर और टीचर का आईडी भी, क्योंकि सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट था तो टीचर का आईडी यहाँ पे भी रह जाएगा और सेपरेट होके टीचर नेम के साथ भी जाएगा। ये वाला कॉलम टीचर, ये वाला कॉलम एक इस टेबल का भी हिस्सा रहेगा पिछले वाले तीन कॉलम के साथ मिलके, और ये वाला कॉलम एक सेपरेट टेबल में अगले वाले कॉलम के साथ भी रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर रहा हूँ कि ये जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मिली है, टीचर का नाम टीचर के आईडी पे डिपेंडेंट पाया गया है और इसको एक सेपरेट टेबल में जाना चाहिए, लेकिन टीचर के आईडी का कोई इतना कसूर नहीं है, इसको इस टेबल में भी रहना चाहिए। तो अब पहला और तीसरा टेबल वैसे का वैसा रहेगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। पहला टेबल भी वैसे का वैसा है और एंड से देखें तो तीसरा टेबल भी वैसे का वैसा है, और बीच वाले टेबल के दो हिस्से हो गए हैं। टीचर का आईडी अपने पहले तीन कॉलम के साथ पहले टेबल में भी रहा है और टीचर का आईडी
टीचर के नेम के साथ एक दूसरे टेबल में भी चला गया है। तो आपके टेबल जो है नॉर्मलाइज्ड हो गए हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे आ गए हैं। अब हमारे पास 4 टेबल हैं। स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स के टेबल में टेबल नंबर 3 में टीचर्स हैं, और सब्जेक्ट के टेबल में सब्जेक्ट्स हैं। और उन सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला टीचर कौन है, उन टीचर की डिटेल शो हो रही है। जबकि किस स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं, तो स्टूडेंट नंबर 1 ने सब्जेक्ट नंबर 1 में 78 मार्क्स लिए हैं, स्टूडेंट नंबर 1 ने सब्जेक्ट नंबर 2 में 56 मार्क्स लिए हैं, स्टूडेंट नंबर 1 ने सब्जेक्ट नंबर 3 में 42 मार्क्स लिए हैं। और ये इस डाटा को शो किया जा रहा है। एक सब्जेक्ट का टेबल बन गया, एक टीचर का टेबल बन गया, एक स्टूडेंट का टेबल बन गया, और किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं वो टेबल बन गए। अगर आप लोग अब देखें तो आप लोग जज कर सकते हैं कि ये हम हर लिहाज से एक प्रॉपर नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस बन गई है। एक सब्जेक्ट को इस केस में पढ़ाने के लिए एक ही टीचर अवेलेबल है, तो सब्जेक्ट और टीचर को हमने जो है वो इकट्ठे कर दिया। टीचर का टेबल बना हुआ है, लेकिन स्टूडेंट और सब्जेक्ट के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। एक स्टूडेंट को पढ़ाने वाले, एक स्टूडेंट मैनी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो मैनी मैनी और एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले मैनी स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप को हमने जो है उन टेबल्स में नहीं बनाया, बल्कि एक सेपरेट टेबल में इन दोनों की प्राइमरी कीज को ले गए फॉरेन की के तौर पे, और साथ मार्क्स वाला कॉलम बना दिया कि स्टूडेंट नंबर 1, एक स्टूडेंट भी मैनी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, स्टूडेंट नंबर 1 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और एक सब्जेक्ट लेट से सब्जेक्ट नंबर 2 को पढ़ने वाले जो हैं वो मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप था, इसलिए हमने इन दोनों को, स्टूडेंट और सब्जेक्ट को लिंक करने के लिए एक चौथा टेबल बनाया, ताकि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी उसमें ऐड की जा सके। और हमारी डेटाबेस के मुताबिक एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले सिर्फ एक ही टीचर हो सकते हैं, इसलिए हमने टीचर के सब्जेक्ट के अंदर ही टीचर को ऐड कर दिया। एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले सिर्फ एक टीचर हो सकते हैं, जबकि एक टीचर जो है वो काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। तो उनके दरमियान 1 टू मैनी का रिलेशनशिप था इन दो टेबल्स के दरमियान। तो एक टीचर जो है वो मैनी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, सब्जेक्ट का टेबल है मैनी। तो हमने टीचर वाले की प्राइमरी की को पिक किया और सब्जेक्ट वाले टेबल में फॉरेन की बना दिया। आप ज़रूर लिख सकते हैं कि ये फॉरेन की है, FID लिखा जा सकता है। हमने एक टीचर मैनी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, और एक सब्जेक्ट का सिर्फ एक ही टीचर है हमारे इस डेटाबेस के रूल के मुताबिक। तो एक टीचर के मैनी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनके दरमियान 1 टू मैनी का रिलेशनशिप मिला। तो 1 वाले की प्राइमरी की को मैनी वाले सब्जेक्ट वाले टेबल में फॉरेन की बना दिया गया। आप लिख सकते हैं कि ये फॉरेन की है। इसी तरह से स्टूडेंट और सब्जेक्ट के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट वाले की प्राइमरी की को भी फॉरेन की बना दिया गया, और सब्जेक्ट वाली प्राइमरी की को भी फॉरेन की बना दिया गया किसी तीसरे टेबल में ले जाके, क्योंकि इन दोनों के दरमियान, स्टूडेंट और सब्जेक्ट के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप था। आप लिख सकते हैं कि ये FIDs हैं। मैं फिलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं प्रैक्टिस नंबर 1, कि आप इस टेबल को भी समझें। इसमें को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, और फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। यानी कि आप इसमें पहले जो है वो रिपीटिंग ग्रुप ख़त्म करें। अगर एक सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं उनको रिमूव करें। सेल को खाली नहीं छोड़ना, नल वैल्यूज़ नहीं लिखनी, उसमें कुछ ना कुछ फिल करते जाएँ। जोन का नाम बेशक यहाँ पे 3 सेल बनेंगे तो 3 दफ़ा आएगा, स्टार्स का नाम 2 दफ़ा आएगा। इस तरह से जो है इस डिटेल को फिल करें। फिर इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएं। देखें कि आपकी जो है वो कौन कौन से कॉलम जो है वो आपकी प्राइमरी की पे फुली डिपेंडेंट है। पार्शियल डिपेंडेंसी वाले कॉलम्स को अलहदा करें, हमें फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी अचीव करनी है। पहली नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग ग्रुप खत्म करने हैं, दूसरे में पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म करनी है, यानी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी अचीव करनी है। और फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर किसी टेबल में कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जाती है, कॉलम प्राइमरी की के अलावा किसी और पे डिपेंड करने लग गया है, तो आप उस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को भी रिमूव करेंगे। फिर इस एग्जांपल की तरफ आ सकते हैं, इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस नंबर आगे जा सकते हैं, प्रैक्टिस नंबर 1.5 के बाद प्रैक्टिस नंबर 2 पे आ सकते हैं। प्रैक्टिस नंबर 2 के जैसी प्रैक्टिस नंबर 2.5 है, इसको भी किया जा सकता है कि कौन सा कॉलम जो है प्राइमरी की पे पूरा डिपेंडेंट है, कौन सा आधा डिपेंडेंट है, और फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कौन ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है, टेबल्स के अंदर उनको निकाला जा सकता है। मजीद प्रैक्टिस नंबर 3 को किया जा सकता है अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और प्रैक्टिस नंबर 4 को भी किया जा सकता है। अपनी अगली वीडियो में मैं इन प्रैक्टिसेस को सॉल्व करना सिखाऊंगा आप लोगों को, ये प्रैक्टिसेस कैसे इनको हम जो है वो कर सकते हैं। ना सिर्फ इन प्रैक्टिसेस को करेंगे, बल्कि उसके बाद हम इन प्रैक्टिसेस को रिजॉल्व करने के बाद आगे मूव कर जाएंगे।
3.5 नॉर्मल फार्म की तरफ, थर्ड नॉर्मल फार्म के बाद 3.5 नॉर्मल फार्म, और 3.5 नॉर्मल फार्म के बाद हम लोग बात करेंगे फोर्थ नॉर्मल फार्म की, और फोर्थ नॉर्मल फार्म के बाद बात करेंगे, फोर्थ नॉर्मल फार्म में वो कहता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ख़त्म की जाती है। सेकंड नॉर्मल फार्म में फुल फंक्शन पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म की जाती है। थर्ड नॉर्मल फार्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म की जाती है। फोर्थ नॉर्मल फार्म में वो कहता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ख़त्म की जाती है। उसके बाद वो कहता है फिफ्थ नॉर्मल फार्म की बात आती है, और फिफ्थ नॉर्मल फार्म में आप लोग जो हैं वो लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी अचीव करते हैं। लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी अचीव की जाती है। यहाँ पे मेंशन है लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी को इंश्योर किया जाता है कि ये कायम रहे। इतना टेबल को नहीं तोड़ना कि अगर हम इसको दोबारा ऐड करें तो वो वापस टेबल जोड़ ना पाए। लॉस नहीं होना चाहिए डाटा का। उसके बाद कहा जाता है कि सिक्स नॉर्मल फॉर्म भी आ गई है, जिसके बारे में भी रिसर्चर्स ने रिसेंटली काम मुकम्मल किया है और सिक्स नॉर्मल फॉर्म को भी इंट्रोड्यूस किया है, और इस पर भी मजीद वर्किंग हो रही है, रिसर्चर काम कर रहे हैं। सेवन्थ और एट्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में बातें हो रही हैं कि टेबल को अभी मजीद बेहतर किया जा सकता है, इसको और रिफाइन और डिपेंडेंसी ख़त्म करके और ज़्यादा जो है वो नॉर्मलाइज किया जा सकता है।